जैसा कि आप जानते हैं, माया कास्टिंग ऐप हमने बनाया है ताकि आप लोगों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम पाने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए थोड़ा तो स्ट्रगल बनता है, फिर चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, राइटर हो या डांसर हो। सोना तब कर ही तो खरा बनता है, राइट? तो आज इसी माया टॉकीज के फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। तो प्लीज़ वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट मिस्टर नाबिल अहमद मिराजकर। सो वेलकम टू आवर शो माया टॉकीज। मिस्टर नाबिल, आपने अपने करियर की शुरुआत स्वीकार ऑयल से की थी, तो आप हमें ये बताइए जो आपका जो पहला एक्सपीरियंस था एड का, वो कैसा था? वो तो बहुत पुरानी बात है। मैं 97 की ऐड थी वो, तब मैं बहुत छोटा था, तो इतना क्लियरली मुझे याद नहीं, मैंने होश भी नहीं संभाला था तभी। बस खाली ये याद है मुझे कि मैं मस्ती करता था और जो बोला जाता था वो सुनता था, कई बार नहीं भी सुनता था। तो मम्मी डैडी थे उस वक्त, तो वो लोग हेल्प करते थे सेट पर। तो बस वैसे ही था, हंसी मजाक करना, भागना दौड़ना, मस्ती करना, कई चीज़ें जो मतलब जो अक्सर जो हम लोग शूट करते हैं बच्चों के साथ या जानवरों के साथ, तो उनको तो हम सिखा नहीं सकते, तो उनसे हमें नेचुरल रिएक्शंस लेने रहते हैं। तो जितने भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स रहे हैं एड्स के, जो पुराने सीनियर रहे हैं, वो लोगों की ये पॉलिसी है कि बच्चों के साथ में जब भी वो शूट करते हैं तो बच्चों को इतना कंफर्टेबल करते हैं और बच्चों की जो साइकोलॉजी रहती है उसके साथ में वो लोग उसके हिसाब से डील करते हैं, ताकि बच्चों को इतना कंफर्टेबल कर दें कि बच्चे उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें, तो वो सिचुएशन वो लोग क्रिएट करते हैं। तो आपके पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन था, आपकी मम्मी या आपके पापा? नहीं, ये बहुत टफ सवाल है क्योंकि दोनों इतने इक्वली सपोर्टिव थे। डैड को मेरे ये चीज़ का शौक पहले था, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रमोट किया, लेकिन मम्मी भी पहले से ही काफ़ी ओपन माइंडेड थी इस चीज़ में, तो दोनों ने मेरे को इक्वली सपोर्ट किया, दोनों ने हमेशा हेल्प किया और दोनों ने हमेशा इस चीज़ में हमेशा मुझे बढ़ावा दिया। तो कभी टग ऑफ वॉर हुआ है आपके पेरेंट्स के बीच में, मेरा बेटा हीरो बनेगा, मूवी करेगा, सीरियल करेगा या ऐड करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो लोगों की हमेशा थिंकिंग ये थी कि आप जो भी काम कर रहे हो अच्छा वाला काम करो, तो आप काम करते रहो, और चाहे आपको एड्स मिले, टीवी शोज़ मिले, वो टाइम में तो वेब शोज़ थे नहीं, टीवी शोज़ ही थे, एड्स थे, फीचर फिल्म्स थी, अभी वेब प्लेटफॉर्म आया है, तो बस उनका यही बोलना था कि आप जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। हाँ, बस खाली ये है कि आपकी पढ़ाई पे आप पूरा ध्यान दो, आप अपनी पढ़ाई का हर्जाना मत होने दो। तो बस ये तो पढ़ाई को लेकर बाकी सारे पेरेंट्स का एक सेम थिंकिंग ही रहता है कि पहले आप पढ़ाई कंप्लीट कर लो, देन फिर आप उसमें जो करना है, आपको अपना पैशन फॉलो करना है या व्हाटएवर। सो आपको पढ़ाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी या शूट करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था? अभी वो उम्र में तो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते भी नहीं हैं, खेलते ही रहते हैं अक्सर। तो ऑब्वियसली मतलब पढ़ाई में भी हर सब्जेक्ट ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं था। मुझे इंग्लिश पसंद था, मुझे हिस्ट्री पसंद था, मैथ्स कभी कभी पसंद था। तो हाँ, कभी कभी पढ़ाई में दिल करता था, कभी कभी नहीं करता था, लेकिन हाँ ऑफकोर्स ये फील्ड मुझे पसंद थी क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही, मुझे इसमें जब डाला गया तो यही मेरा इंटरेस्ट बन गया। सो 90s का आपका एक ऐड है निरमा सॉल्ट का, वो उस टाइम पे मतलब हर बच्चे के मतलब मुंह में आपका वो डायलॉग बैठा हुआ था, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। तो जब आप स्कूल में जाते थे, कभी आपको उस डायलॉग से टीज किया है या आपको मतलब अटेंशन मिला हो, ऐसा कुछ? कभी टीज नहीं किया हो ये पूछो। स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और जहाँ मैं रहता था वहाँ पर भी, यहाँ तक कि बाहर भी जो कई दुकानें थी, वहाँ अगर मैं कभी नमक खरीदने जाता था तो हंसते थे लोग। तो वो बताइए नमक वाला लड़का आ गया। तो ऐसा होता था क्योंकि वो एक तरह से ट्रेंड था वो टाइम पर, वो डायलॉग काफ़ी ट्रेंडिंग था और वो था थोड़ा फेमस हुआ लगे करम से। तो वो हर 90s के बच्चों को तो आज भी याद ही होगा वो निरमा सॉल्ट। सो जब आप स्कूल एंटर करते थे तब लड़कियां जो रहती थी आपकी क्लास की, वो कभी आपको ज़्यादा भाव वगैरह देती थी, नाबिल आ गया, ऐड करता है, ये करता है, मतलब वो एक स्पेशल जो ट्रीटमेंट होता है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट अपने को ऐसा लगता है कि एक्टर्स को, सेलेब्स को मिलता है, पर लेकिन जो उनके साथ रहते हैं पूरा टाइम, उनके लिए वो बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है। अरे रोज ही तो चेहरा देखते हैं, तो क्या स्पेशल ट्रीटमेंट? वही, हाँ, अगर थोड़ा सा बीच में अवेलेबल है तो शायद कुछ हो,
पर लेकिन जब रोज कोई मिलता है तो वो चीज़ एकदम नॉर्मल सी हो जाती है। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर ही है ना। राइट। तो वैसा था। पर हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मिल जाता था टेंशन, हंसी मजाक के वो वैसा। तो कभी ऐसे क्लास में एकदम चौड़े में बैठ के मतलब अब कुछ है, मतलब हम कुछ तो है, तो वो ऐसा फीलिंग कभी आया है? नहीं। स्कूल कॉलेजेस में? नहीं, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो ये जो चीज़ें होती है, ये जो समाज की मैं बोलता हूँ बुराइयाँ हैं कि घमंड होना या जो एटीट्यूड या जो भी है, जैसी भी चीज़ है, ये इंसान सीखता है एक वक्त के बाद जाकर। तो एक छोटे बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। हाँ, एक छोटे बच्चे के अंदर नहीं रहते, लेकिन जब वो छोटा बच्चा, जब उसको सक्सेस मिलने लगता है और जब वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हावी होने लगती है कि अरे मतलब अब तो मैं सक्सेस हूँ, मैं टीवी पे आता हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर तो बन ही गया हूँ, राइट? तो वो कहीं ना कहीं वो प्राउडनेस वो शो होता है। हालांकि हम हर किसी को एक उसमें जज नहीं कर सकते, बट कभी वो वैसा फील हुआ है जब आप ग्रोइंग एज में थे? थोड़ा बहुत बीच बीच में हुआ है, कभी कभी गुस्से में आके कई चीज़ें बोलना, ये वो हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा करके तो नहीं था ऐसा। ओके, सो आप एड, मूवीज़ और सीरियल में सबसे फर्स्ट नंबर पे आप किसको रखना चाहते हैं? किस हिसाब से, देखने में या परफॉर्म करने में? परफॉर्म करने में। देखो, अल्टीमेटली तो हर एक्टर का यही सपना होता है कि वो बिग स्क्रीन पर आए, तो मूवीज़ ही करनी है मुझे। अभी हम शाहरुख खान को, बच्चन साहब को देखते हुए बड़े हुए हैं, तो यकीनन मूवीज़ ही करनी है। पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते। अभी आजकल जैसा कंटेंट आ रहा है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कई एक्टर हैं जो कंफर्टेबल नहीं है करने के लिए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर लेती है। लेकिन टेलीविज़न आप उस हिसाब से देखो तो टेलीविज़न में ऐसा कंटेंट नहीं है कि लोग नहीं करना चाहेंगे। हाँ, लोग टीवी नहीं करना चाहेंगे, उनको पसंद नहीं है टीवी, वो एक अलग चीज़ है। पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो एड्स है, टेलीविज़न है, ये काफ़ी सेफ है एज एन एक्टर, अगर आपकी चॉइसेस कम है थोड़ी तो इसका जो कंटेंट है वो काफ़ी फैमिली फ्रेंडली है। तो अल्टीमेटली मेरे को मूवीज़ ही पसंद है, पर कभी कभी ऐसे चॉइसेस होते हैं जो मैं मूवी में नहीं ले सकता, तो मैं वो टीवी में लेना चाहूँगा या एड्स में लेना चाहूँगा। तो मूवीज़ और सीरियल में एक्टिंग वाइज आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? मूवीज़ में प्रॉपरली फुली सिनेमैटिक होती है सब चीज़ें, काफ़ी हद तक नेचुरल होती है, शॉट टेकिंग बहुत अलग होती है, और बहुत हद तक जो मूवी फॉर्मेट होता है शूट करने का वो बहुत स्लो होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और टेलीविज़न में ऐसा है कि चीज़ें काफ़ी टेक्निकल है, थोड़ी ड्रामेटिक है, और टेलीविज़न की शूट काफ़ी फास्ट होती है। जैसे एक मूवी में अगर आपको एक दिन में, अगर एक बड़ी फिल्म है तो एक सीन शूट किया जाएगा, या अगर थोड़ी छोटी फिल्म है तो 2 से 3 सीन शूट किए जाएंगे। उतना फुटेज काफ़ी है उनके लिए, 2 मिनट या 4 मिनट का। लेकिन टीवी शो में ऑलमोस्ट आप लोगों को एक एपिसोड एक दिन में निकालना होता है, जो 20 मिनट का होता है, 22 मिनट का होता है। तो वो चीज़ें होती है कि टीवी की एक्टिंग में ऐसा है कि आप लोगों को एकदम रेडी रहना है, जल्दी रेडी होना है, जल्दी डायलॉग्स याद करने हैं, जल्दी कैरेक्टर में आना है, सब चीज़ों टेक्निकली आपको पूरा साउंड रहना है कि अभी अगर मेरा मास्टर शॉट हो गया, हाँ मेरा इसका क्लोजअप लगेगा तो मैं मेकअप कर लूँ, अपना फटाफट टचअप कर लूँ, मैं रेडी हो जाऊँ, या मैं अपनी कॉस्ट्यूम को बराबर ठीक कर लूँ, या जो भी डायलॉग्स है मैं एक बार रिहर्स कर लूँ, क्योंकि हम टाइम भी ज़्यादा कर नहीं सकते उसमें। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। आपके जो इंस्पिरेशन है एज एन एक्टर, आप किसको सबसे ज़्यादा मानते हैं अपना इंस्पिरेशन? एज एन एक्टर तो यार हम 2 लोगों को देखते हुए खास बड़े हुए हैं, बच्चन साहब को और शाहरुख खान को, तो ये दोनों हैं मेरे लिए काफ़ी बड़ी। तो फिर तो आपकी वो ख्वाहिश भी होगी कि आप अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ कभी स्क्रीन शेयर कर सकें? बहुत दिली तमन्ना है कि कभी एक ऐसा मौका मिले कि उनके साथ काम करने मिले। तो उसके लिए कोई मेहनत चल रही है आपकी? हाँ, मैंने कई ऑडिशन जैसे दिए हैं एड्स के, फिल्मों के, और मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ हूँ उनके साथ कई बार, लेकिन अब तक तो मौका नहीं मिला, पर बहुत जल्दी इंशाल्लाह मिलेगा। ज़रूर मिलेगा। सो आपका भी वेब सीरीज़, अभी जैसे वेब सीरीज़ आए हैं नए, और अभी देखा जाए तो बॉलीवुड और सीरियल्स में वेब सीरीज़ अभी सबसे ज़्यादा हाइप पे, तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं सीरियल्स और मूवीज़ के, मतलब मूवीज़ को पीछे कर रहा है वेब सीरीज़? ये देखिए, ये कंपैरिजन नहीं है कोई भी, क्योंकि अगर आप न्यूट्रली देखें चीज़ों को तो जो फिल्में हैं वो एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। बिग स्क्रीन्स जो है तो पूरी कम्युनिटी जाती है, पूरा एरिया जाता है देखने फिल्में, और जो टेलीविज़न है वो एक फैमिली प्लेटफॉर्म है। फैमिली अक्सर साथ में बैठकर देखती है, सास बहू ड्रामा या मैचेस देखती हैं, या जो भी हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, जो भी जैसी भी हैं। तो
वो है। और वेब जो अभी आया हुआ है, वेब ने जो बूम लिया है पिछले 4-5 सालों में, वेब एक बहुत इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग साथ में बैठकर वेब सीरीज देख रहे हैं, वो भी होता है, कभी कभार होता है, पर लेकिन ज़्यादा करके आप देखेंगे तो लोग जो खासकर यंगस्टर्स हैं या इवन काफ़ी जो थोड़े सीनियर लोग हैं, वो लोग भी वेब इंडिविजुअली देखते हैं, मोबाइल पर लगा कर या आईपैड पे या लैपटॉप पे। तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बस खाली ये है कि टेक्नोलॉजी है और अल्टीमेटली जो है वो है कंटेंट ही चलेगा। जैसे रेडियो था, रेडियो है, रेडियो रहेगा। रेडियो की ऑडियंस भी वैसी ही काफ़ी फिक्स है। क्रिकेट मैचेस हैं जिनका मज़ा सिर्फ और सिर्फ टीवी पर ही है। तो हम मोबाइल पे भी देखते हैं तो उसका वो मज़ा नहीं आता, या अगर बिग स्क्रीन पे भी देखते हैं तो उसका वो मज़ा नहीं जो टीवी पे आता है। तो वो पहले से था, है और रहेगा। सास बहू ड्रामास पहले थे, आज भी, और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनकी एक सेट ऑडियंस है। तो वेब और टेलीविजन का कोई कंपैरिजन नहीं है। बट कहीं ना कहीं बॉलीवुड और जो हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं आज वेब सीरीज को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, क्योंकि जो कंटेंट आज वेब सीरीज हमें प्रोवाइड कर रहा है वो कंटेंट बॉलीवुड और सीरियल्स में वो लैक दिखाई देता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मतलब क्योंकि वेब सीरीज आपने भी किया है, आपने सीरियल्स भी किया, आपने मूवीज भी की हुई है, तो आपको ये डिफरेंस आपको अच्छे से पता होगा। देखो, एज एन ऑडियंस इसका डिफरेंस अलग है, और एज द मेकर्स इसका डिफरेंस काफ़ी अलग है, और एज एक्टर्स भी इसका डिफरेंस काफ़ी अलग है। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि टेलीविजन तो ऑब्वियसली बंद नहीं होगा, वो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो चलते आ रहा है सालों से, और टेलीविजन की बहुत सारी दूसरी भी काफ़ी उसके फ़ायदे हैं। मतलब टीवी हमारे ज़िंदगी का, हमारे कल्चर का हिस्सा है, बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है उससे। तो टीवी अभी रुकेगा नहीं, टीवी अभी अपना कंटेंट चेंज करेगा। अभी अगर आप देखो तो पिछले 3-4 सालों में टेलीविजन का कंटेंट काफ़ी चेंज हुआ है। अभी टीवी इतनी मेहनत करेगा और टीवी का जो कंटेंट है वो ऐसा बनेगा कि वो वेब से भी कम्पीट करे। और ये बात कि वेब में ऐसा कंटेंट है, हाँ वेब में लिबर्टी ज़्यादा है, पर मैं नहीं मानता ये बात सच है कि सारी वेब सीरीज जो आज बन रही है वो सारी टीवी शो से अच्छी बन रही है। नहीं, ऐसी कई वेब सीरीज है जो इतनी अच्छी नहीं बनी है, ऐसे कई टीवी शो है जो इतने अच्छे नहीं बने हैं। अल्टीमेटली कंटेंट कितना अच्छा है वो देखा जाएगा ना। अब जैसे आप ही देख लो, पिछले 1-2 सालों में या लॉकडाउन में कितने ऐसे शोज आए जो हमको बहुत अच्छे लगे, टीवी शोज या वेब शोज। आप गिनोगे अगर तो आपको 10 नाम मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन जबकि बने हैं 100-200, तो वो बात होती है। हॉलीवुड बॉलीवुड सब मिला कर। राइट। बट वेब सीरीज का जो आजकल यंगस्टर्स में ज़्यादा क्रेज है, और बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अपनी मूवीज OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना चाहते हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे जो डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, वो भी आजकल यंगस्टर्स लोगों के टेस्ट समझ में आ गया कि नहीं, आजकल के यंगस्टर्स आजकल कोई थिएटर में जाके वो 2 घंटा बैठ के कोई अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो आपको लगता है ये आगे चल के कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड को ओवरकम करेगा, या बॉलीवुड को ओवरकम तो शायद नहीं करेगा, क्योंकि फिल्में ऐसी चीज़ हैं जो थिएटर पर नहीं देखने का जिनका मज़ा है। और जब तक हमारे जितने बड़े स्टार्स हैं, जो बच्चन साहब आज भी हैं, और तीनों खान आज भी हैं, अक्षय कुमार आज भी, अजय देवगन आज भी हैं, और आज भी लोग इतना अच्छा चल रहे हैं। अगर आप देखो तो इन लोगों की फिल्में आज हैं, जो जितने जो यंग एक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा बिजनेस इनकी फिल्में कर रही हैं, तो या काफ़ी हद तक, मतलब नहीं तो भी उनके आसपास ही हैं ये लोग आज भी। तो जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है स्टारडम का, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी कभी फिल्मी फॉर्मेट पूरा के पूरा ख़त्म होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि अभी जब से पैंडेमिक आया तब से लोगों के नज़रिए काफ़ी बदल गए हैं, लोगों की हैबिट्स चेंज हो गई है, लोगों की मेंटालिटी काफ़ी चेंज हो गई है। तो जैसे लोग पहले थिएटरों में जाते थे, सीटियाँ मारते थे, मूवी देखते थे, खुश होते थे, एक फ्राइडे हाउसफुल होता था, वैसी सारी चीज़ें अभी कम हो गई, और आदत की वजह से ये सब चीज़ें इतनी नहीं है। पर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए वैसा नहीं है, ये चीज़ें चलेगी, ज़रूर चलेगी। अल्टीमेटली आपके कंटेंट की बात है। सो बचपन में जब आप ऐड करते थे तो उस टाइम पे और अभी के टाइम पे आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? तो तभी चीज़ें काफ़ी अलग थी। शूट्स जो होती थी वो टाइम पे काफ़ी स्लो होती थी, मॉनिटर्स भी तभी नए नए आए थे, टेक्नोलॉजी वैसी थी नहीं, बजट्स काफ़ी अच्छे थे, और प्रोडक्शन हाउसेस बहुत कम थे, तो चीज़ें बहुत अलग थी। लेट 90s की बात आपको बता रहा हूँ मैं। और अब जो है थोड़ा बजट इश्यूज हो गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बहुत एजेंसीज हैं। तो ऐसे भी कितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं इन जनरल भी, फिल्मों के भी, वेब शोज़ के भी, और टीवी शोज़ के भी। तो चीज़ें काफ़ी मेरे को लगता है डिवाइडेड हैं अभी, और थोड़ी क्वालिटी में ऊपर नीचे होते रहता है, ये मुझे लगता है। तो एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट आपने अपने करियर
का स्टार्ट किया, बट आज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपके एज ग्रुप के जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, वो कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट आज की डेट में वो खो के रह गए हैं, या उनको वो नेम फेम नहीं मिल पाया है जो एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए? ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड होता है ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप आपका 100% दे रहे हैं, क्या आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको वाकई में एक्टिंग ही करनी है आगे भी। कई हैं ऐसे जिन लोगों को एक्टिंग नहीं करनी थी, वो लोगों ने क्विट कर लिया और अपने दूसरे काम में लग गए हैं, अभी वहाँ पर लोग अच्छा कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो आज भी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के पीछे मैं सोचता हूँ ऐसा कि भागना बेवकूफ़ी है। अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तो फिर हम हमारा जो गोल है उससे आगे पीछे हो जाएंगे। जो हमारा मकसद है वो ये है कि आपको आपका 100% देना है, अच्छे से अच्छा काम करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, और ये सारी चीज़ें ये फॉलो होगी होगी 3 इडियट्स की तरह ऐसा बोला जाता है ना कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, बाकी सक्सेस तो अपने आप आपकी है। दैट्स ट्रू। तो 90s में जो टेक्नोलॉजीज थी और अभी के टेक्नोलॉजी में नो डाउट बहुत डिफरेंस है। तो आपको उस टाइम के 90s के टेक्नोलॉजी में काम करने में मज़ा आता था या अभी के टेक्नोलॉजी में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? इसका ना कोई एक ऐसा जवाब नहीं है कि तभी या अभी। दोनों टाइम्स की जो चीज़ें थी उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ऐसा मैं चूज़ नहीं कर सकता। दोनों की अपनी, जैसे पुरानी कई चीज़ें हैं रेट्रो अगर आप देखें तो उनका अपना मज़ा था, लेकिन उनके अपने डिसएडवांटेजेस भी थे। जैसे एक लैंडलाइन की एक अलग सहूलत थी, लैंडलाइन की एक अलग अपने आप में एक अलग बात थी। लेकिन अगर आज हम देखें तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है, पर हम कभी मिस भी करते हैं लैंडलाइन को, या वो जो SMS का फेज था उसको, या ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स को। तो ऐसा कोई ऐसा मैं बोलता था क्लियर आंसर नहीं है। राइट। सो आप मुंबई के लोकल हैं, जब आप ऑडिशंस देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आउटसाइडर्स भी बहुत आते हैं, राइट? और मुंबई में आउटसाइडर्स लोगों की कमी नहीं है, हर शहर हर स्टेट से आते हैं यहाँ पे। तो कभी आपको उनसे कंपटीशन लगा है कि अरे यार ये एक आउटसाइडर है, मैं भी इसी रोल के लिए आया हूँ, वो भी इसी रोल के लिए, अगर उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल नहीं है। क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या वो लोग एक्टर्स नहीं है? क्या वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या वो लोगों के सर पे सिंग लगे हुए हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर इंसान को पूरा हक है कोशिश करने का, हर इंसान को पूरा हक है अपना 100% देने का, प्रिपेयर करने का। अल्टीमेटली तो ऊपर वाला बैठा है ना। और अगर हम ये चीज़ देखें ना कि कंपटीशन है, ये मेरा कंपटीशन है, वो मेरी कंपटीशन है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी का जो ज़माना है, आप डिजिटल जो ज़माना देख रही हो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, अभी कंपटीशन नहीं कोलैब का ज़माना है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना है, हमारी ईगो को बाजू में रख के, कि कौन किसकी कैसी हेल्प कर सकता है। कई है ऐसे फोटोग्राफर्स जो कोलैब करना चाहते हैं, कई एडिटर्स जो कोलैब करना चाहते हैं, कई एक्टर्स जो एक दूसरे के साथ कोलैब करना चाहते हैं, कई सिंगर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं। तो ये चीज़ को हमें अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी है और आपकी नीयत साफ रखनी है। तो ये बात है। अच्छा, अभी हमारे इंडिया में या बोल लीजिए पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेंड चल रहा है रील्स का। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे जो रील्स बनाते हैं उनके लिए इंडस्ट्री में काम पाने का बहुत इजी वे हो गया है रील्स बना के, या वो नए टैलेंट को या जेन्युइन टैलेंट को निकाल के ला रहा है रील्स, या फिर वो आप लोगों के लिए वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि हमें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन जो 15 सेकंड के वीडियोस बना रहे हैं उनको बहुत ईजिली काम मिल रहा है? पहली बात मैं आपको सच बोलूँ, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता था आज से 3-4 साल पहले तक कि एक टिकटॉक बनाना या एक रील बनाना बहुत आसान है, पर नहीं। अगर अब देखा जाए तो वाकई में उस चीज़ के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, एक मेंटल स्पेस लगता है, एक टाइम, एक एनर्जी। हर इंसान जो रील बना रहा है वो पॉपुलर नहीं है इंस्टाग्राम पर, बहुत कम ऐसे हैं जो पॉपुलर हैं। तो उसको अंडर एस्टिमेट पहली बात तो नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें भी देखा जाएगा आपका कंटेंट कैसा है। कई कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड बात ये कि जहाँ तक ये बात रही कि इन्हें पहले काम मिल रहा है, देखिए ये सब एक फेज़ है लाइफ में। कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको काम मिलेगा स्टार्टिंग में, कई ऐसे लोग हैं जिनको टैलेंट के अलावा दूसरी चीज़ों की वजह से काम मिल जाएगा, उनके लुक की वजह से, उनकी दूसरी स्किल्स की वजह से। तो वो ठीक है, वो एक फेज़ है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में जो चीज़ चलेगी वो सिर्फ आपकी ईमानदारी और आपका जो जेन्युइन टैलेंट एज एन एक्टर वो ही चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना, ये एक पासिंग फेज़ है,
इसको देखना है, इसको एंजॉय करना है। अगर आप इसका हिस्सा बन सकते हो तो बन जाओ, नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। क्योंकि आजकल जो हमारी सोशल मीडिया है वो भी, जिन्हें हम पैप्स कहते हैं, वो भी ये रीलर्स लोगों के पीछे कुछ ज़्यादा ही उनको कैप्चर करते, या वो उनको ज़्यादा हाइप करने लगे हैं रीलर्स को। या कोई यूट्यूबर भी है जो अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा है लेकिन वो समहाउ वो फेमस है, ठीक है, तो वो पैप्स मतलब उन लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा है जिनका एक्चुअल में, जिनको टैलेंट है, जो एक्चुअल में काम करते जेन्युइनली। बट ये रीलर्स हो गए या कुछ यूट्यूबर्स हो गए, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द यूट्यूबर्स, बट कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया या इन सो कॉल्ड पैप्स लोगों की भी गलती है कि वो कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है जिन्हें शायद नहीं करना चाहिए। अभी देखिए ये तो बहुत डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि देखिए जैसे बोलते हैं ना, इंसान के जो मॉरल्स होते हैं 50% वो सबके सेम है और 50% वो अलग है। जैसे सच्चाई वो एक सब में कॉमन है कि सब यही बोलते हैं कि हर दुनिया का हर धर्म यही बोलता है, हर कल्चरल ग्रुप यही बोलता है, हर बिलीफ सिस्टम यही बोलता है कि इंसान को सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत है, किसी को मारना, किसी का हक मारना, किसी को धोखा देना, किसी का दिल दुखाना, ये सारी चीज़ें गलत है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें मॉरल्स के बारे में बोली जाती है वो सब चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती है। कई लोगों की उसमें अलग राय हैं, कई लोगों की अलग राय है। तो ये जो बात है कि इनको ये पसंद है, इनको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो भी अपनी एक पर्सनल चॉइस है मुझे लगता है। शायद उनका अपना फ़ायदा है उसके अंदर, शायद उनको उससे बिजनेस मिल रहा है, या हो सकता है वो एक ट्रेंड की बात चल रही है कुछ टाइम की, तो इसलिए। तो आपको कभी ऐसा गुस्सा नहीं आता, यार ये पैप्स मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं, इन लोगों के फालतू लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, या इनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नहीं मेरे पीछे भागेंगे वो लोग, मुझे मालूम है, यकीन है, थोड़े टाइम के बाद भागेंगे, पर भागेंगे और फिर जब भागेंगे तो इतना लंबा भागेंगे कि उनको फिर रुकने का मौका नहीं दूंगा मैं, तो वैसी बात है। या फिर आप भी ऐसे एयरपोर्ट जाएंगे और उधर से पैप लोगों को हाय हेलो करके फिर दूसरे एयरपोर्ट पर उन्हीं को फोन करके मैं बुलाऊंगा कि आप आ जाइए यहाँ पर भी, और प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैं देख नहीं रहा हूँ। ये सारी चीजें होती रहती है, पीआर के लिए एक्टर्स का काम है ये ऐसा। तो बस वही है कि जितना आप दिखोगे उतना आप बिकोगे यार। राइट। सो आपके लाइफ में, अगर मैं अब आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो आपके अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? पर्सनल लाइफ में बस थोड़ी बहुत रही है यार, इधर उधर, स्कूल कॉलेज में, स्कूल में भी नहीं, मैं तो बोलूँगा कॉलेज में इधर उधर थोड़ी। ओके। बस क्या एक टाइम पे एक या अलग अलग टाइम पे अनेक? वो भी एक सीक्रेट है क्योंकि वो भी सब देख रही है हमारा शो। अच्छा देखिए थोड़ा सच्चाई पता चलेगा इनकी। नहीं एक टाइम पे सिर्फ देख रही है, बात है। सुबह अगर एक है तो सुबह एक ही है, एक टाइम। अच्छा तो फिर रात को कोई दूसरी? अरे नहीं एकदम एक सीधा रखा रहा हूँ, डे के हिसाब से गर्लफ्रेंड चेंज हो। अरे नहीं मैं एकदम सीधा रखा रहा हूँ, ये सब में मैं कभी नहीं पढ़ा। ओह माय गॉड। जरा ऑडियंस इनके सीधे साधे चेहरे पे फोकस कीजिए। ये सब दिखते ही सीधे हैं। दिखता तो होगा कम से कम सीधा। हाँ वो भी आजकल के टाइम में दिखना भी बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है बिल्कुल। ओके। अच्छा आपका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड तो आपका फिल्मी है नहीं, या आपके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई ऐसे इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन जब आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया कि आपको मतलब एक्टिंग करनी है, फिर जब आप फर्स्ट ऑडिशंस के लिए गए, एज एन चाइल्ड आपके माइंड में कुछ उस टाइम पे डाउट, डर ऐसा कुछ आया था? 3-4 साल के बच्चे में जो डाउट, जो डर, जो कंपटीशन का खौफ रह सकता है वो सब था। अरे नहीं, जब भी मैंने ऑडिशन दिए थे बचपन में, वो लोग कैमरा रोल करते थे और मुझे खिलाने भेज देते थे, बोलते जाओ खेलो, आपका नाम क्या है, अच्छा कौन से क्लास में हो आप, अच्छा आपको क्या पसंद है, कौन सा कार्टून देखते हो, ये ऐसे इंटरेक्शन होते थे तभी। Okay. तो कभी कभी बॉल फेंक दिया जाता था मेरी तरफ, कभी एक टेडी बेयर फेंक दिया जाता था मेरी तरफ, तो बस वैसे ही था। अच्छा बचपन में तो आप इतने क्यूट लगते थे, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि मैंने भी आपके बहुत सारे एड्स देखे हैं, तो क्यूटनेस अभी टाइम के साथ वो कहाँ गायब होगी, मतलब अभी क्या हो गया? वो जो खुद क्यूट रहता है उसको देखते हैं। जितने लोग क्यूट हैं, जो मुझे देख रहे हैं उनको बराबर मालूम है, और उनके लिए मैं आग मार रहा हूँ। ओके। सो
क्योंकि जब आप ऑडिशंस के लिए जाते हैं एज एन चाइल्ड, वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे सेम उसके लिए ऑडिशंस के लिए आते हैं। बच्चियाँ अच्छा, बच्चियाँ को थोड़ा हाईलाइट किया जाए ठीक है। तो आपको कभी मतलब उनको देख के वो जो एक स्टेज फियर या एक वो कभी फील हुआ है? नहीं यार, मैंने बचपन में ही स्कूल में ही मुझे जब से कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना मुझे पसंद था। मैंने वो किया था, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, एलोक्यूशन, पोइट्री टेलिंग कॉम्पिटिशन और कितना कुछ था, मोनो एक्टिंग था, फैंसी ड्रेस था। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने स्कूल में की थी, तो वो स्टेज फियर तो पहले से ही हट गया। और ये एक अच्छी बात थी कि मैं पहले से ही इन सब चीज़ों में बेशरम था कि कोई हंस रहा है तो कम से कम अटेंशन तो दे रहा है, मैं ऐसा सोचता था। हाँ, जैसे आपका वो ऐड सॉस का जो आपने किया था, पहले आप बेटी पे लाइन मारते हैं, फिर बाद में मम्मी पे लाइन मारते हैं। हाँ, वो पहले से ही मेरे खून में थी वो चीज़। अरे वो सॉस जो खून में है उसका उल्टा रिएक्शन हो गया होगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि वो तो उस टाइम पे भी शक्ल अच्छा वैसी थी। ओके, तो हमारा अगला राउंड है क्विक आंसर राउंड। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको ट्राई करना है कि आप कितना जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द डम्बेस्ट थिंग यू हैव डन दैट एक्चुअली टर्न्ड आउट प्रीटी वेल? डम्बेस्ट थिंग, स्मार्ट तो हूँ पर डम। मैं एक अच्छा डांसर नहीं रहा था बचपन से। मैं बहुत फनी तरीके से डांस करता था, तो मैंने बीच में थोड़े बहुत वर्कशॉप्स किए थे और उसमें भी मुझ पर हंसा जाता था। तो एक बार मैंने कोशिश की थी एक ऑडिशन पर, थोड़ी हिम्मत कर बहुत साल पहले की बात है ये, और तभी सरप्राइजिंगली मैंने अच्छा डांस कर लिया था, जबकि वो हार्डली 20-30 सेकेंड्स का ऑडिशन था। तो वो मुझे याद है आज भी। तो आपको उसके स्टेप्स याद है डांस के? ऐसे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर हाँ बेसिक्स थोड़ा बहुत जो था कॉन्फिडेंटली करके हुक स्टेप। अरे एकदम बेसिक स्टेप्स थे कि जिस तरह से अक्सर बोला जाता है, अक्सर डांस टीचर्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि खाली ग्रूव करो, म्यूजिक को फील करो और अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और जो ट्यून है उसके साथ में आप थोड़ा। तो डांस फॉर्म क्या था वो? बॉलीवुड ही था एकदम टिपिकल। मुझे याद है कि ये वाले टर्न्स थे उसके अंदर, फिर जो हाथ के हमारे वेव्स होते हैं वो थे, वो मैंने सीखे थे। बॉडी वेव होते हैं वो मैंने सीखे थे। ये तो मेरा हमेशा उससे मतलब एकदम टिपिकल ये था कि बीच में मैं थोड़ा अपने ये स्टेप स्टार्ट किए थे। अच्छा, तो बाद में आपको क्या मतलब क्या हुआ कि आपको लगा कि यार नहीं हो सकता वैसे डांस? नहीं, वो ऐसा तो नहीं लगा था, पर ये ज़रूर लगा था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए और अपनी बॉडी को इतना जो मैंने इतना रिजिड और टाइट रखा है उसके लिए और मुझे उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। खाली वर्कआउट कर नहीं होता है, योगा भी आपको करना है, स्ट्रेचिंग भी करनी है। ओके, तो आपका डांस बहुत अच्छा था। थैंक यू। ओके, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ यू न्यू यू वर गोइंग टू डाई इन 1 hour? 1 घंटे में यार देखिए, मौत तो ऐसी चीज़ है, वो तो सबसे बड़ा सच है, सबको मरना ही है। तो हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि मरने के पहले अच्छे काम करें। तो अगर ऐसी बात है कि 1 घंटे में मरना है तो यार एकदम शॉक हो जाऊँगा सबसे पहले तो मैं। फिर उसके बाद में जितना हो सकता है चैरिटी करने की मैं कोशिश करूँगा दिल से। और मैं लोगों को या तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैं अपडेट कर दूंगा कि आई एम रियली सॉरी इफ आई हर्ट एनीवन। तो ये बातें हैं। तो ये भी डालेंगे आप उसमें, पोस्ट करेंगे मैं 1 घंटे में मरने वाला हूँ? नहीं प्लीज, ये सब वो सरप्राइज तो देना पड़ेगा ना पब्लिक को। तो नहीं तो पब्लिक भी सोचेगी क्या मतलब पोस्ट करके और ये मर गया। वो बात। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द मिरर अपोजिट ऑफ योरसेल्फ बी लाइक? मिरर अपोजिट मैं आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, तो जो अपोजिट रहेंगे वो बहुत पिएंगे, बहुत फूकेंगे। मैं बहुत बुरा डांसर हूँ, तो जो अपोजिट रहेंगे वो बहुत अच्छे डांसर रहेंगे। मैं सिंगिंग भी इतनी कुछ खास नहीं करता, जो अपोजिट रहेंगे बहुत अच्छे सिंगर रहेंगे। थोड़ा सा आलसी हूँ, तो अपोजिट विल बी ऑब्वियसली वेरी एक्टिव। तो हाँ, ये चीज़ें हैं। और हाँ, ऑफकोर्स दिल का बहुत अच्छा हूँ मैं, तो जो अपोजिट रहेंगे दिल के बहुत बुरे रहेंगे। उनका तो दिल ही नहीं होगा इनफैक्ट। ओके,
Next question. What amazing thing did you do that no one was around to see? अमेजिंग थिंग स्कूल में ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने सही टाइम पे सरप्राइजिंगली मैथ्स के कुछ सम्स हैं जो मैंने सही टाइम पे ख़त्म कर दिए पूरी क्लास के पहले, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ एक दो बार कि नॉर्मल तो टीचर्स पूछते हैं कि किसको मिला आंसर, सबसे पहले बताओ, हाथ ऊपर करो। और मैं जब सब ऐसा हुआ जब 2-3 बार जब मैंने आंसर देने की कोशिश की तो टीचर ने पूछा ही नहीं किसी को, तो बोले हाँ चलो हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम हाँ रेडी चलो रेडी नाउ नेक्स्ट, ये वो अगला सम कौन सा है, ये कौन सा वो कौन सा। तो ऐसा हुआ है 2-3 बार जिसमें बुरा लगा, कह रही थी मैंने हमने किया, सबसे पहले किया, एक बार पूछा ही नहीं, वैलिडेशन मिला नहीं, तालियां नहीं बजी, तो ऐसा होता है कभी। हाँ। Last question. One such thing that you would like to manifest in your life, what would it be? अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फोकस एकदम क्लियर हो जाए, एक्टिव हो जाऊँ मैं एकदम, 100% पैशन रहे, पूरी जो पागलपन है अपने काम को लेकर वो रहे, एनर्जी रहे अच्छी, वर्कआउट में पूरा ध्यान दूँ, क्लैरिटी, स्पीच की जो क्लैरिटी होती है, डिक्शन इसमें ध्यान हो अच्छा, एक्टिंग की जो कला है वो और मैं सही से समझूँ, मोमेंट में रहना मैं सीखूँ, 100% दूँ अपना हर सिचुएशन में। ये चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं इम्बाइब करूँ लाइफ में, तो दिस विल मेक मी अ बेटर परफॉर्मर, बेटर ह्यूमन बीइंग, तो ये बात है। ओके, सो थैंक यू सो मच नाविल, आपके लिए क्लैप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नाविल कि आप माया टॉकीज का हिस्सा बने और हमारा फर्स्ट एपिसोड आपके साथ हम शूट कर पाए। बाय द वे, आप जब बचपन में स्कूल में किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेते थे तो आपको सर्टिफिकेट या मेडल तो मिलता ही होगा, राइट? तो वैसे ही कुछ आज हम आपको देना चाहते हैं शो में आने के लिए, हमारे तरफ से एज एन गेस्ट ऑनर आपके लिए। शायद आपको वो देख के आपके बचपन की याद आ जाए या आपके बचपन के स्कूल के कंपटीशन से याद आ जाए। थैंक यू सो मच। सो दिस इज फॉर यू नाविल। थैंक यू सो मच। एक सर्टिफिकेट ताकि आप अपने बचपन से जुड़े रहे एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। ये हमेशा याद रहेगा मुझे, और घर पर जाकर अपने बेडरूम में इसको लगा दूंगा मैं। ऑफ कोर्स, कम से कम माया टॉकीज आपको लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।